तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप CUET में होम साइंस का डोमेन ऑप्ट कर रहे हो। अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि होम साइंस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। थोड़ा सा इशू इसके कंटेंट को मिलने का है, और उसी लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो प्लान करा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट तो एक दिन में नहीं दे सकती, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मैं आपको उन क्वेश्चंस को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड कोई भी MCQ आता है तो अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये 50 क्वेश्चंस में मोर और लेस आपका 1/10 1/4 तो सिलेबस कवर हो ही रहा है। पूरे टॉपिक्स नहीं हो रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंटेंट डेवलप हो ही रहा है ना। कंटेंट आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, और उसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा ही। ठीक है, तो अगर आप आज ही मेरे चैनल पर आए हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ। बीच में तो मैंने छोड़ ही दिया था, आपको पता होगा। उसके अलावा एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स की अभी की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैंने टेम्परेरीली एक टेलीग्राम लिंक पर भेज रही हूँ आपको नंबर, और इस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को अगले 1-2 दिनों के लिए पूछ सकते हो। जैसे ही CUET का एग्ज़ाम खत्म होगा ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अभी मैं एड्रेस कर सकती हूँ। आप उस पर रजिस्टर कर लो, और अगर आपको स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको कुछ गूगल फॉर्म्स और क्वेश्चंस भेज दूंगी, जिनसे कि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकते हो। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको टारगेट करके इम्प्रूव कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे वहीं पर आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है 9899718071। ओके, तो इस पे जाकर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जब तक CUET का पेपर है सिर्फ तब तक के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए इसको ऑपरेट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद का बाद में देखेंगे। तो हम इस पेपर में 30 से 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 41 से लेकर 50 क्वेश्चंस करेंगे, और यहीं पर ये हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करें। हमारा 41st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड प्रोसेसिंग मेथड्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर। फूड स्पॉइलेज का मतलब फूड को खराब होना। हाँ, और एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप पर हिंदी में कंटेंट मांगा है। एट प्रेजेंट हिंदी में क्वेश्चंस और फॉर्म, गूगल फॉर्म्स। तो बेटा लास्ट मोमेंट पे हिंदी में करके देना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं बायलिंगुअल करा रही हूँ। लिखा ज़रूर इंग्लिश में है, लेकिन मैं एक्सप्लेन तो सारा हिंदी में कर रही हूँ। तो आप यहीं पे समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लो। इतने कम शॉर्ट नोटिस पे हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और फिर वो कंटेंट डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेपर में टाइम वैसे ही नहीं है, तो हम इनको बस डिस्कस करते हैं, आप सुनते जाओ बस। फूड स्पॉइलेज, खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम फूड प्रोसेसिंग के कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, लोअरिंग ऑफ फूड टेम्परेचर। हम खाने को फ्रिज में रखते हैं ना, तो ये तो सही होगा, खाना ख़राब नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ हीट, खाने को गर्म भी करते हैं जिससे खाना ख़राब नहीं होता, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर अवॉइड भी लिखा है, मतलब हीट को अप्लाई ना करना। ये तो गलत हो गया ना, हम तो खाने को धूप में सुखाते हैं आलू को, और इसके चिप्स बन जाते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता। तो अवॉइड अगर नहीं पड़ा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम खाने को ख़राब होने के लिए हीट ना दें, ये तो गलत है। रिडक्शन ऑफ पीएच, ये तो सही है, सिरका डालते हैं, नींबू डालते हैं, और उससे खाना ख़राब नहीं होता। एडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो कोई नहीं है। पानी डालने के बाद भी खाना ख़राब हो जाता है, बल्कि कभी कभी तो पानी डालने से ही खाना जल्दी ख़राब होता है। अचार में पानी पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाता है, तो ये तो नहीं है। कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल सही है। हम एयर टाइट डब्बों में नमकीन रखते हैं, वो ख़राब नहीं होता। तो हमारे को ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए, सी और ई। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल। थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें ए, सी और ई दिया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। आप बिना डरे बिल्कुल सी को मार्क कर देना, और ये आंसर आपका सही होगा, इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन पर, इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, न्यूट्रिशनल केयर जो कि एक डाइटिशियन प्रोवाइड करता है, डाइटिशियन, ठीक है, इलनेस के दौरान जब कोई जना बीमार होता है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो वो एक्टिविटीज़ आपको बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी है। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट्स। मैन्युफैक्चर करता है क्या डाइटिशियन? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे छोड़ो। प्लानिंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, बिल्कुल, ये तो डाइटिशियन करेगा ही, हमें क्या क्या न्यूट्रिशनल चेंजेस करने हैं। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम,
मेरे को डायग्नोसिस जहाँ पर आता है मुझे लगता है कि ये तो डॉक्टर का काम है, तो ये सी तो शायद नहीं होना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझे तो बी लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। फिर डी, इवैल्यूएटिंग न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स, बिल्कुल देखना है कि उससे फ़ायदा हो रहा है उसकी बीमारी में या नहीं। और असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, उस आदमी का न्यूट्रिशनल स्टेटस या क्या है इसको सोचने के बाद ही तो वो प्लान करेगी, और फिर प्लान करने के बाद देखेगी कि जो उसने डाइट दी है उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो मेरे हिसाब से बी, डी और ई, 1 थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि सब में ए दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बी, डी और ई होगा, और इसलिए आप ए को मार्क कर दो और निश्चिंत होकर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है 43rd क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है पेपर जल्दी से वाइंड अप होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सम प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर एल्डरली इन इंडिया आर, मतलब इंडिया में कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एल्डरली के लिए, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, ICDS, ये तो आपको याद होगा, क्या ये बुजुर्गों के लिए है? नहीं है ना, तो बी जहां जहां पर है उसे तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। डे केयर सेंटर फॉर एल्जाइमर, एल्जाइमर जो है ये भी बुजुर्गों को ही होता है, एल्जाइमर पता है ना, जब आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता। नेशनल सर्विस स्कीम, NSS, ये हमने अभी पीछे भी करा है। NSS जो है वो किसके लिए होता है, इसमें तो यूथ जो है वो एक्टिविटीज़ करता है, नेशनल सेविंग्स, लोगों की सेवा करता है। और रिस्पाइट केयर होम्स, कंटिन्यूअस केयर होम्स, ये भी बुजुर्गों के लिए है। तो हमें कौन कौन सा मिल रहा है, पेंशन स्कीम उन्हीं के लिए, एल्जाइमर्स भी उन्हीं के लिए, और लास्ट वाला भी। तो हमारा ऑप्शन हुआ ए, सी और ई, क्या कहीं पर है? बिल्कुल, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो ए, सी और ई है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर को ढूंढ सकते हो। तो हमारा आंसर क्या बनता है, डी। डी को आप मार्क कर देना और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 44th, बस अब 6 क्वेश्चंस बचे। यहां देखें, एज पर NCF 2005 पब्लिकेशन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ECCR, मतलब NCF का जो पब्लिकेशन है उसमें ECC के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? ECC का फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हो, लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ। एलिमेंट्री केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम इसी से रिलेटेड है ना, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। और NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, जो 2005 में आया था। लेकिन अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो ये NCF चल तो रहा है लेकिन इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। तो अब इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, प्ले एज द बेसिक ऑफ लर्निंग, ये तो बिल्कुल सही होगा ही होगा, ये तो हमेशा ही होता है। ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, क्या ये सही लग रहा है? ए तो है दो में, इन दोनों में बी भी है, ये भी सही लग रहा है। कुकिंग एज द बेसिस ऑफ एजुकेशन, क्या कुकिंग से ही हम खाना बनाना सिखाएंगे? ये तो यार कोई सेंस नहीं बनता, ये पार्ट तो हो सकता है लेकिन बेसिस नहीं। ओनली फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल वाली एजुकेशन होती है, क्या छोटे छोटे बच्चों को हम सिर्फ स्कूल से ही पढ़ा सकते हैं? नहीं। हेल्थ, वेलबींग और हेल्दी हैबिट्स, बच्चों को हाथ धोना सिखाना, टॉयलेट ट्रेनिंग देना, ये तो मस्ट है। तो हमारे क्या ऑप्शंस बने, ए, बी और ई। ए, बी और ई किस में है? थर्ड वाले में। थैंक गॉड, मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी। आप सी को टिक करना और अगले क्वेश्चन पे। 45th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस बाय विच मार्केट कैन बी सेगमेंटेड। मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा था ना, मतलब मार्केट को विभाजित करना, मार्केट के अलग अलग ग्रुप्स बनाना। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलेज के सामने सामान बेच रहे हैं तो क्या आप बुजुर्गों का सामान बेचोगे? कॉलेज के सामने आप बच्चों के लिए रिलेटेड, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उन्हीं के हिसाब से सामान बेचोगे ना। तो जब हमें अपना सामान बेचना होता है तो मार्केट की स्टडी करते हैं। अब ये किस किस तरह से हो सकती है, डेमोग्राफिक, ये भी हमने ऊपर भी अभी करा अगर आपको याद हो, फिर ज्योग्राफिक, फिर साइकोग्राफिक, फिजियोलॉजिकल या रिलीजियस। हम किस किस बेसिस पर इसको मार्क करेंगे? करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ए, डी और ई। डेमोग्राफिक तो होता ही है, डेमोग्राफिक में मतलब क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज्योग्राफिक भी होएगा ही होएगा, एज के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, हम कहाँ पर बेच रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, कहीं और बेच रहे हैं, पहाड़ों पे बेच रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिक। ए और बी किस में है, सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन में है, देखते हैं। साइकोग्राफिक, ये भी है,
साइकोग्राफिक या बिहेवियरल, ये सेगमेंटेशन भी सही है। फिजियोलॉजिकल, ये सेगमेंटेशन नहीं चलता, क्या हम सबकी स्टडी अलग अलग करेंगे, कौन पतला है कौन मोटा है, नहीं। और रिलीजियस, नहीं, ये भी नहीं, रिलीजियस मार्केट से हमें क्या करना है। तो ए, बी और सी, हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है फिर? 2 के लिए क्या आंसर पे निशान लगाना होगा हमें? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अब हम आते हैं 46। ये पूरे जो अगले क्वेश्चंस हैं ये हैं मैच द फॉलोइंग। ओके, तो अब हम आते हैं मैच पे। मैच में जब हमें करना होगा तो अब यहाँ पर हमें 2 मैच के लिए लिस्ट ए और लिस्ट बी दी है, मैच करके देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ अ साइकिल, फिर पीक, फिर डिक्लाइन और फिर ऑब्सोलेसेंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, ये तो बिगनिंग ही हो जाएगी ना, बिगनिंग ऑफ अ न्यू स्टाइल होगी। और डिक्लाइन इन पॉलिसी, ये क्या होगा बताओ? पीक इन पॉपुलैरिटी, इसके बाद क्या होगा? लॉन्च, यहां पर क्या है? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी, हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी क्या है? बी। लॉन्च ऑफ अ न्यू स्टाइल, लॉन्च जो है ये इंट्रोडक्शन होगा, ये इंट्रोडक्शन होगा। और डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, डाउनफॉल। और जब ऑब्सोलेंस, एक डिज़ाइन पूरा ख़त्म हो जाता है तब मार्केट में एक नया साइकिल शुरू होता है। तो हमें ये करना है, ये वाला जो है हटा दो। ए का 4, बी का 1, सी का 2, क्या ये कहीं पर मिल रहा है हमें? हाँ, ये वाला। तो हम इसमें बी पे निशान लगाएंगे और ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में थोड़ा सा देख के समझना होगा, आपको भी और मुझे भी समझना ही पड़ रहा है, बीच में एकदम से लाइव करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमें यहाँ पर मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। 1810, जनवरी टू 2010, 1864, 20th सेंचुरी। यहाँ पर क्या है? लुई पास्चर, इन्वेंशन ऑफ इंस्टेंट सूप मिक्सेस। इंस्टेंट सूप मिक्सेस यहाँ तो कहीं नहीं हो सकते। कैनिंग प्रोसेस और सेटिंग ऑफ मेगा फूड प्रोसेसिंग स्टॉल्स। बताओ सूप मिक्सेस कब बन रहे हैं, कब से बन रहे हैं? जनवरी 2010। यहाँ पे हम देंगे लुई पास्चर ने कब निकाला था, क्या आप बता सकते हो? कोई सोचो। लुई पास्चर और जनवरी 2010, जनवरी 2010 में क्या हुआ था? तो हमने यहां पर देखा था लुई पास्चर 1864 में ही किया है, ये तो होगा। सबसे पहला स्टेप क्या था अगर आपको याद हो? कैनिंग था ना, सबसे पहले कैन आए थे। कैनिंग जब करी थी निकोलस एपर्ट ने, उसके बाद ही सारा डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तो सबसे पहले तो यही आएगा, इसको आइडेंटिफाई कर लो, और इसलिए सबसे पुराना यही है। लुई पास्चर इसमें आया। उसके बाद क्या हुआ था? मेगा प्रोसेसिंग फूड पार्क्स पहले लगे थे या इंस्टेंट सूप, तो ये यहाँ पर आएगा। और फूड स्टॉल्स कब लगे हैं? ये ऐसे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए का 1, ए का 1 सॉरी, ए है 3, ए 3, ये तो सिर्फ सेकंड में ही है। बी का 4, सी का 1 और डी का 2, बिल्कुल सही। तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन आता है और इसलिए आप बी को लॉक कर देना। बेटा मैच द फॉलोइंग में 1 मिनट सोचने का ज़रूर लेना। देखो मेरे को भी लेना पड़ा, क्योंकि एकदम से ही कभी ए का बी कर देते हैं, कभी बी का सी कर देते हैं। और ऊपर से क्या डिफरेंस है कि हम यहाँ पर ए का 3 कर रहे हैं और यहाँ पर ए का 3 करते हैं, तो यहाँ पर 2 दिखता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। ये सिंपल है, यहाँ पर आपको कलर स्कीम दी है और यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कलर स्कीम्स पता है तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या था, हमारे पास कलर व्हील था ना, यहाँ पर ऐसे प्राइमरी कलर्स थे, फिर सेकेंडरी कलर्स थे, और सेकेंडरी कलर्स के बाद इन सब के बीच में एक एक कलर और था जिन्हें हमने इंटरमीडिएरी कलर्स कहा था। तो एक्रोमैटिक कलर्स क्या थे? जिसमें सिर्फ न्यूट्रल्स थे, इसमें और कोई कलर होता ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री, जो बिल्कुल 2 अपोजिट कलर्स होते हैं, जैसे ये दोनों अपोजिट हैं या ये दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट कलर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कहाँ पर दिया हुआ है? 2 ह्यूज दैट लाई अपोजिट। अपोजिट किस में होता है? ये कलर व्हील में। ठीक है, ध्यान रखना, ये अधूरा सा दिया है, ये होगा कलर व्हील में, कलर व्हील में होता है ये। फिर हम आते हैं एनालॉगस, जो बिल्कुल आसपास के रंग होते हैं, है ना। एनालॉगस, पहले इसी में हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए है 3, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसको मार्क कर लेते हैं, क्या ये चलेगा? बी है 4, बिल्कुल ये भी सही आ रहा है।
C7 एनालॉगस कलर कॉम्बिनेशन यूजिंग 2 और मोर ह्यूज, जो पास पास के हैं। एक्चुअली 2 और मोर ह्यूज नहीं होना चाहिए था, 2 और मोर कलर्स एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। और एसेंटेड न्यूट्रल, इसमें क्या होता है, न्यूट्रल में सिर्फ एक कलर होता है, जैसे ग्रे के साथ हम रेड यूज़ कर लें, ग्रे के साथ ब्लू यूज़ कर लें, इसमें एक कलर होता है और दूसरा जो कलर है वो न्यूट्रल होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो लग रहा है वो सही है। और अगर सी नहीं 3, देखा फिर से वही प्रॉब्लम, और अगर 3 सही है तो आप सी को मार्क कर देना और अगले क्वेश्चन पे चले जाना। अब हम फिर से यहीं पर आ गए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिविजन्स दिए हैं मर्चेंडाइजिंग के, और यहाँ पर दी है कि वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग किसी भी बिजनेस में करते क्या हैं। डिपार्टमेंट्स कौन से, मर्चेंडाइजिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस और सेल्स एंड प्रमोशन। और एक्टिविटी क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, फैशन कोऑर्डिनेटर, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, कस्टमर सर्विस। कहीं भी अगर कुछ भी समझ आ रहा हो तो सबसे पहले जिस पे श्योरिटी हो उसको निशान लगा लो। ये तो पक्का ही है, पब्लिसिटी कौन देखता है, सेल्स वाला, जिसे सेल सामान बेचना है वही तो पब्लिसिटी करेगा, वही एड्स देता है, वही सब करता है। और इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है सी, या तो वो सॉरी डी का ऑप्शन 3 है, डी का ऑप्शन 3, या तो वो 2 होगा या हमारा ऑप्शन 3 होगा। आगे देख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब मर्केंडाइजर क्या करता है, मर्केंडाइजर फैशन वाले को कोऑर्डिनेट करता है, सारे काम वो देखता है ऊपर से नीचे तक। तो ए है 2, क्या कहीं पर ए 2 है, हाँ ए 2 है, तो मेरे को यही ऑप्शन लग रहा है। फाइनेंस वाला क्या करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, बिल्कुल वही तो हिसाब लगाए, कितना सामान है, कितने का है, कैसे है। और ऑपरेशन वाला क्या करता है, कस्टमर सर्विस, सारे काम बाकी, कस्टमर सर्विस, रिसीविंग, मेकिंग ऑफ मर्केंडाइज, ये सब ऑपरेशन है। तो हमारे ये वाले ऑप्शंस किस में चल रहे हैं, 3 में। और अगर 3 के ऑप्शन सही हैं तो आपको मार्क किस पे करना होगा, एमसीक्यूज में सी। तो राइट आंसर क्या है, सी। क्लियर हो गया। मैच द फॉलोइंग कैसे करने। अगला मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या है, एक साइड आपको कुछ टर्म्स दिए हैं और दूसरी साइड उनकी डेफिनेशंस या उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हो सकता है कुछ आपको नए से लगे, जो आपको आता हो पहले उसको देख लेना। बोर्ड फिलिंग, किंक, कोर्स एंड फाइन एंड, कलर रन। और कलर डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, जहां पे भी जो भी आपको सुना हुआ लगे पहले उसे ही ढूंढ लेना। वॉप यार्न्स हैविंग लॉन्गर डायमीटर एंड स्मॉलर डायमीटर, मतलब ऊपर और नीचे के हैं, ये तो होगा ही कहीं ना कहीं, या तो बी होगा या सी होगा। क्या होगा बताओ, मेरे को तो कोर्स एंड और फाइन एंड लग रहा है, लॉन्ग भी है और स्मॉल भी है, लेकिन आगे देखते हैं। द कलर ऑफ वन एरिया हैज ब्लेड, ये तो हमें पता होना चाहिए, अगर कलर निकल गया तो इसे कलर रन कहेंगे। डी है 2, ये तो क्लियर हो गया। ओहो D2 सिर्फ एक ही में है, तो यही ऑप्शन होगा फिर, D2 एक ही में है। इससे हम बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे, हमें आंसर अपना मिल जाएगा। फिलिंग यार्न्स कलर पैटर्न्स हैविंग कर्वेचर, क्या होता है ये फिलिंग यार्न्स हैविंग कर्वेचर, पता है किसी को, ये होता है बोर्ड फिलिंग। और शॉर्ट लेंथ ऑफ यार्न सिस्टमैटिकली डबल्ड ऑफ इटसेल्फ, ये क्या होता है, किंक। जैसे बूर आ जाता है ना उनके ऊपर, तो जो बूर आ जाता है वही है कि छोटे छोटे जो धागे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर ऊपर गोला सा बना लेते हैं। तो हमें कलर ब्लीड भी मिल गया, किंक भी मिल गया, बोर्ड फिलिंग भी मिल गया और कोर्स वाला भी मिल गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही मिलता है, ए नहीं सॉरी, ए के तो ये आंसर, ए का 3, बी का 4 ये दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन कौन सा सबसे पहला है, पहला वाला। और अगर पहला है तो आप कहाँ पे निशान लगाओगे, ए पे, तो एमसीक्यूज में ए पे मार्क कर देना। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा एनटीए का पेपर जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस और मुझे लग रहा था कि मैं आपके सामने उनको चैनल पे नहीं भेज पाऊंगी, लेकिन अब वो कंप्लीट ही हो गया है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मेरे ख्याल से फिर से क्लियर हो गए होंगे। 40 में से 40 लाने की तैयारी कितनों की है, अरे बिल्कुल पक्का कर सकते हो। मैंने लेट किया है तो क्या हो गया, फिर भी हम बहुत सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़े तो मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लेकिन चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दो। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। कमेंट में तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई करने से अच्छा है मैंने आपको 2-3 दिन के लिए अपना टेलीग्राम नंबर दिया, आप वहाँ पर मेरे से कंटैक्ट कर लो। फाइनली वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। हर क्वेश्चन ध्यान से करना, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के अटेम्प्ट करना, बिना पूरा पढ़े छोड़ना मत, कोई बिना पूरा पढ़े क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना।
और एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने आपको पहले भी बताया किस तरह से हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, ताकि अगर कहीं कोई डाउट हो तो हमारा आंसर गलत ना हो। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कॉलेज आपको मिले, एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मच यू आर स्कोरिंग, ओके, जब आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड